are released through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley. For in weather, we're not only dealing with forces of a far greater variety than even the atomic physicist encounters, but with life itself. हमारा नाम है सैम और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज तो एक था और इस चैनल का मोटिव क्या था ये भी हमने बात करा। अब क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज ज़रूरी क्यों है समझना हमको। क्लाइमेट चेंज ऐसा भी क्या है जो हमको उसको समझना ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ऐसा क्या है कि हमको उसके लिए बोलना ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़े और यूथ सतर्क हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्लाइमेट चेंज ना ऐसा है कि आप समझ लो कि आपका घर जल रहा है और आप बैठ के नोट गिन रहे हो, ऐसा बात है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि पूरा दुनिया जो है आप देखो, पूरी दुनिया अभी दौड़ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे, सोशल डेवलपमेंट के पीछे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे सॉरी। लेकिन आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका घर पहले तो जल रहा है। आप घर में पेंटिंग करवा लो, आप घर में उसको आप अच्छा से पिलरिंग करवा लो और फिर आपको जो भी डेकोरेशन करवाना आप करवा लो, लेकिन आप कब करवाओगे? जब घर में आग लगी हो तब करवाओगे क्या? तो तब करवाना सही भी नहीं होता। एग्जैक्टली यही चीज़ अभी हो भी रहा है। हमारी पृथ्वी हमारी एकमात्र घर है, ग्रह एक ही है ना हमारे पास पृथ्वी, वो जल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी भी ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, ये लड़ाई वो लड़ाई, रिलीजन की लड़ाई, ये लड़ाई, जेंडर की लड़ाई, ये सब किए जा रहे हैं। इसके चक्कर में हो क्या रहा है? गरीबी फैल रही है, भुखमरी हो रही है, बीमारी फैल रही है, प्रदूषण हो रहा है। लोग आज तो अभी तो नया एक आ गया है मेंटल पैंडमिक, जिसको कि साइकोलॉजिकल पैंडमिक भी बोल रहे हैं। यानी कि लोग मानसिक रूप से भी त्रस्त हो जा रहे हैं। तो यानी कि आपको बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बीमारी एक लग रही है, बीमारी आपको दिमाग से भी लग जा रही है, बीमारी आपको शरीर से भी लग रही है, आपको गरीबी में मार रही है। तो ये सब हो रहा है और आपका घर भी जल रहा है। तो आपका क्या फोकस होना चाहिए? घर पहले जल रहा है उसको बचाएं ना, कि हम घर में भी पेंटिंग करवाएं या फिर नोट गिने कि अभी मेरा घर जल रहा है तो अगला जो नोट है वो हम कहाँ से लाए, ये आपका फोकस होगा क्या? तो आपका तो पहला तो फोकस यही होना चाहिए ना कि क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज कहना भी गलत है, इसको कहना चाहिए क्लाइमेट डैमेज। वो भी क्या? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से हो रहा है। इसीलिए इस चैनल का नाम भी है एंथ्रोपोसीन। तो एंथ्रोपोसीन आप जाकर आप खुद से सर्च कर लेना, आपको खुद पता चलेगा कि एंथ्रोपोसीन एक्चुअली क्या है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पर कि अलग अलग चीज़ें होती है, उसको अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से तोड़ा जाता है। तो खैर वो आप खुद से देख लेना, हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे एंथ्रोपोसीन क्या है, होलोसीन, पाइलोसीन, बहुत कुछ है, बता देंगे कि ये सब क्या है और ये ज़रूरी क्यों है कि हम एंथ्रोपोसीन में हम जो कर रहे हैं ये अभी सही करना ज़रूरी है, ये भी बताएंगे। और ये हमारी करतूतें क्या है वो भी तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब मेन मुद्दा कि रहा कि इफ़ेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स क्या क्या। तो हम लोग उसको दो तरह से बांट लेते हैं, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट्स और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। डायरेक्ट इफेक्ट्स आज बात करेंगे कि डायरेक्ट इफेक्ट्स क्या है। तो क्लाइमेट चेंज हमेशा बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाता है। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि बस आपके ग्लेशियर पिघल गए या आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो पेड़ ख़त्म हो गए या फिर एक्सटिंक्शंस हो गए बहुत सारी एनिमल्स के। इट्स नॉट दैट सिंपल एनीमोर। ये बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुका है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर मुंह में ज़बान नहीं होगा तो शायद से आगे चल के मुंह में अन्न का दाना भी नहीं आ पाएगा।
क्लाइमेट चेंज ऐसा भयानक है। तो खैर अब आते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। इसको जानने से पहले एक बहुत पहले की रिपोर्ट थी 1965 की। वो रिपोर्ट थी कि रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा स्टडीड थी। तो अब ये वाली में थी क्या, किस बारे में थी? ये क्लाइमेट के बारे में थी। ये उस टाइम सोचिए 1965 में, तब जब लोगों को उतना कुछ क्लाइमेट के बारे में पता भी नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हुए बस 100 साल हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए बस 100 साल हुए थे। बस 100 साल में ही लोगों को, बेसिकली बोल सकते साइंटिस्टों को पता चल गया था कि ये जो हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है, ये अपने पृथ्वी को तो खा जाएगा, अपने को भी खा जाएगा। ये जिस तरह से सब कुछ चल रहा है ये गड़बड़ चल रहा है। तो वो वाली रिपोर्ट आप चाहे तो देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि वो रिपोर्ट थी क्या। वो रिपोर्ट तो वैसे 400 पन्नों की थी। एक छोटी समराइज्ड रिपोर्ट को हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो अच्छे से। तो सोचिए जब 1965 से हमको बहुत सारी इफ़ेक्ट्स पता थी, हमारे पास करने को बहुत समय था। और एक चीज़ आप जान लीजिए, 2015 में पेरिस समिट में एक COP हुई थी। अच्छा, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि बहुत सारे देश आपस में एक साथ मिलते हैं। ये बैठक हुई थी पेरिस में, यानी कि एक मीटिंग थी, पूरी वर्ल्ड लेवल की मीटिंग थी। सारे लोग एक साथ बैठे थे, 195 कंट्रीज एक साथ बैठे थे। बैठकर वहाँ पर डिसाइड हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो वर्ल्ड की एमिशंस हैं, यानी कि जो आप धुआं छोड़ रहे हो, प्रदूषण, ये प्रदूषण को कम किया जाएगा। सबसे पहला तो फोकस था वहाँ पर कि एयर पोल्यूशन को कम किया जाएगा, और उसके बाद भी जितने विभिन्न रकम के प्रदूषण है उसको भी कम किया जाएगा। लेकिन वो उसमें डिसाइड हुआ, बहुत कुछ डिसाइड हुआ था। उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसाइड हुई थी वो थी NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। यानी कि ये था कि आप हर एक अलग अलग देश कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने तरफ से सेविंग्स में बोले तो एमिशंस का। आप जो पूरी देश की जो कार्बन जो एमिशन हो रही है ना, उसमें आपको कटौती करनी है। कटौती माने सेविंग्स करनी है, आपको काटना है एमिशंस को, मतलब एमिशंस को आपको कम करना है। आप एमिशन कैसे भी कम कर सकते हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल से कम करवाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिक सेक्टर से कम करवाओ, आपको जहाँ से भी करवाना कम करवाओ। ये थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था कि एमिशंस को भी कम करना है। और इससे रिलेटेड ही एक और रिपोर्ट होता है, एमिशंस गैप रिपोर्ट। ये भी आप पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको बस जाकर पढ़ना है, यही करना है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे कोई चीज़ देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी और कहाँ कहाँ पर लोग इम्पंक्चुअल रह गए, कहाँ कहाँ पर लोगों ने गैप्स छोड़ दिए, कहाँ कहाँ ब्लैंक्स रह गए। तब आपको शायद से पता चलेगा कि गलती किसकी है और भुगतान कौन कर रहा है। गलती किसी भी क्यों, भुगतान तो हम और आप जैसे पब्लिक को ही करना पड़ेगा। तो खैर जो भी, आपको हमने अभी NDC और COP के बारे में बताया। अब चलते हैं थोड़े इफ़ेक्ट्स की तरफ कि सच में ये जो इफ़ेक्ट्स है, माने क्लाइमेट की वजह से होगा क्या। तो क्लाइमेट का तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आप यही देख लो कि सबसे पहला इफ़ेक्ट है टेम्परेचर राइज। ठीक, तो टेम्परेचर राइज आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत पहले से भी देख सकते हैं और आप रिसेंट ईयर से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। बहुत पहले से आपको शायद से उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रिसेंट ईयर से जैसे 1990 से ही आप देख लो, ठीक है, या फिर आपकी जब डेट ऑफ बर्थ हो आप उस साल से भी देख सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा ना कि जो ग्लोबल एवरेज है, ठीक है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मतलब पूरी दुनिया की जो एक एवरेज टेम्परेचर है बढ़ गई है। अब वो बढ़ जाने से सिर्फ ये नहीं है कि बस गर्मी आ गई और ठंडी कम गई। आप जैसे अभी नोटिस करोगे, अभी पिछले कुछ सालों से ठंडी बहुत कम पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी का मौसम भी कुछ वैसा ही 5-6 महीने चलता था। और मतलब हम तो यहाँ इंडिया में, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी पूरे इंडिया में ऐसा नहीं होता, कहीं पर गर्मियाँ छोटी होती है, सर्दियाँ लंबी होती है। खैर, लेकिन जो भी पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ही ये ट्रेंड अभी देखा जा रहा है कि सर्दियाँ छोटी हो गई है
गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। और सिर्फ यही नहीं कि सर्दियाँ और गर्मियों की सर्दी गर्मी अगर ऊपर नीचे होगी तो मॉनसून पैटर्न यानी कि रेनफॉल पैटर्न और बाकी तरह की भी प्रेसिपिटेशन ख़राब हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन बोले तो जैसे कि बारिश आप ले लो, आप स्नोफॉल ले लो, आप स्नोफ्लेक्स ले लो, आप हेल स्टॉर्म्स ले लो, आप तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म जब बदल जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आपको वही सारे आपको क्रॉप्स खाने को मिलेंगे? आटा, चावल, गेहूँ, आपको इतनी तरह की दालें मिलती है और मूंग की दाल, ये दाल, वो दाल, आपको सारी वैरायटी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली ना। आपकी चाय, कॉफ़ी और जितने तरह के कुछ फैंसी होते हैं क्रॉप्स वगैरह बहुतों के, तो वो भी सब नहीं मिलने वाले। बहुत सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या हुआ? किस लिए हुआ? मतलब बस एक कारण से, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो गया पूरी दुनिया का। बस उससे क्या हुआ? आपको क्रॉप्स मिलना बंद हो जाएंगे, आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो आपको अगर खाना मिलना बंद हो जाएगा तो आप रहोगे किस पे? आप सिर्फ पानी पी के रहोगे? इंसान को खाना चाहिए, पानी चाहिए। इंसान को ही क्यों, हर जीव को खाना पानी तो चाहिए, एक साफ हवा चाहिए। तो अगर सिर्फ एक टेम्परेचर, एक इफेक्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इफेक्ट टेम्परेचर की, सोचिए अगर ये एक इफेक्ट टेम्परेचर इतना कुछ कर सकता है तो बाकी इफेक्ट्स तो और भी अभी बहुत बाकी हैं। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट, अभी आप ये कुछ रिपोर्ट्स देखिए। अभी आपने ये सारे रिपोर्ट समझे, अब दूसरे इफेक्ट की तरफ जाते हैं कि वेदर फ्लक्चुएशंस। ठीक, वेदर फ्लक्चुएशंस, अभी हम जो इफेक्ट देखेंगे ना, ये सारा कुछ आपको जनरली 2 ही 3 चीज़ से डिराइव होता हुआ मिलेगा। एक तो टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से। इन्हीं सब से सारे का सारे आपको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस और क्लाइमेटिक डिसरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो हमारी दूसरी इफेक्ट थी एक्सट्रीम वेदर ऑसिलेशंस। ठीक, ऑसिलेशंस आप समझते होंगे। अगर किसी ने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी या फिर आपको नहीं, आपने अगर नहीं भी पढ़ी तो बता दे रहा हूँ। ऑसिलेशन माने एक, हम बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। ऑसिलेशन माने कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से अगर रोटेट कर रही, मतलब आगे पीछे कर रही है, ठीक है, इसको ऑसिलेशन बोलेंगे। यानी कि एक यहाँ गई फिर दूसरी यहाँ आई, यानी कि पूरी एंड टू एंड, एक एंड से दूसरी एंड जाती है, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। ये वेदर में होने वाली है। वेदर में कैसे होगी? वेदर में होगी ऐसे, आपको अभी एक हफ्ते गर्मी पड़ेगी, अगले हफ्ते आपको बहुत बारिश पड़ने लगेगी, फिर अगले हफ्ते हो सकता है कि वेदर एकदम से चेंज हो जाए तो आपको सर्दी लगने लगे। यही तो हो रहा है ना, अभी बहुत जगह ऐसा हो भी रहा है। एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर ऑसिलेशंस। ठीक है, वेदर बहुत ऊपर नीचे करेगा। तो अभी आप सोचिए, आप तो घर में रह रहे, आप में से बहुतों के पास एसी भी होगा, आप सभी अच्छे कपड़े पहनते होंगे। आपको बाहर जाने के लिए आपके पास मोटे कपड़े भी होंगे, ठंड लगेगी तो मोटे कपड़े पहन लेंगे, गर्मी लगेगी तो कॉटन क्लॉथ्स पहन लेंगे। उनका क्या जो सड़क पर रह रहे, उनका क्या जो सब्जी बेच रहे हैं, उनका क्या जो स्वीपर्स है, उनका कौन सोचेगा? इनसे भी परे अगर सोच सके आप, तो आप ये सोचिए जो जानवर है उनका क्या। हमारे जो रास्ते पे जो कुत्ते बिल्लियाँ रहते हैं, गाय रहती है, इनका क्या होगा? यानी कि ये सारे मर तो रहे इंसान को जैसे ना, तो स्टेप किसको लेना चाहिए? अभी आप ये मत कहो कि ये जो स्टेप्स है ये स्टेट लेगी, नहीं। स्टेट जो स्टेप ले रही है ना, स्टेट खुद में बहुत इम्पंक्चुअल है, स्टेट खुद में तो बहुत इम्पंक्चुअल है। और इसीलिए चाहिए यूथ अटेंशन, कि ये जो यूथ है ना, ये एक साथ मुट्ठी बनकर तब जाकर स्टेट को याद दिला सके कि ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स छोड़ के भी आपके पास बहुत बड़ा काम है। क्लाइमेट डैमेज, इसको बचाना होगा, क्लाइमेट एक्शन, ये अभी सबसे, ये तो टॉप प्रायोरिटी का काम है ना। हम भी मर रहे, जानवर भी मर रहे, गरीब भी मर रहे, हर कोई मर रहा, बच कौन रहा? बच सिर्फ एक ही लोग रहा जो कि बहुत अमीर है, या फिर जो एटलीस्ट डिसेंटली अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, सिर्फ वही बचेगा।
और बाकी सारे लोग का मरना क्या जायज़ हो जाएगा? खैर, ये सारी तो बातें दूसरी थी, लेकिन हमारा मेन अभी जो बात था इफ़ेक्ट्स। तो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट्स यानी कि प्रभाव और क्या हो सकता है। तो अभी हमने जैसे बोला कि एक्सट्रीम वेदर ऑसिलेशंस, अभी आपने देखा होगा इंडिया में ही बहुत जगह बादल फट रहे हैं, इंडिया में ही बहुत जगह बाढ़ आ रही है, इंडिया में ही बहुत जगह नदियाँ उफान मार रही है मतलब वो उसका हाई टाइड्स हो रहा है, वो उनका लेवल बढ़ जा रहा है अचानक से। ये सर कहाँ हो रहा है? वो सारी पेरेनियल रिवर्स होती है, पेरेनियल रिवर्स यानी कि जो बारिश से बाढ़ हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बिहार का कोसी रिवर आपने सुना होगा, द सॉरो ऑफ बिहार, वो तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, उसी पेरेनियल फ्लड भी कहते हैं। इससे आसपास की पूरी जगह ख़त्म हो जाती है। कैनल वगैरह की बात अलग है, कैनल वगैरह से आप दूर दूर खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला तो मेन कि आप रिवर के पास तो खेती कर रहे हो ना, तो आपकी जो उपजाऊ ज़मीन थी वो तो ख़राब हो गई। उपजाऊ ज़मीन माने फर्टाइल ज़मीन जो थी वो तो ख़राब हो गई फ्लड आते ही। फिर से क्रॉप लॉस, फिर से अब सोचिए क्रॉप लॉस होगा तो फार्मर कहाँ जाएगा? फार्मर या तो मरने को मजबूर है या तो गरीबी सड़ने को मजबूर है। कहाँ जाएगा किसान बेचारा? तो सिर्फ किसान बेचारा नहीं, इस तरह बहुत बेचारे होंगे। किसान तो बस एक एग्जाम्पल था, इसी तरह बहुत बेचारे हैं। तो ये तो बस दूसरा था। और आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, जैसे कि आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। तीसरा इफेक्ट हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, यानी आपको IPCC 5 और IPCC 6 यही दो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये IPCC जो 5 की रिपोर्ट्स थी आप उसमें भी देख सकते हैं, और IPCC 6 की भी रिपोर्ट है उसमें भी देख सकते हैं। हर जगह आपको या तो डायरेक्टली मिल जाएंगी, या तो डायरेक्टली अगर नहीं भी मिलेगी ना, आपको डिराइवेबल मिल जाएंगी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो तो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, अब इसकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस का आपको बेस्ट एग्जांपल बहुत बताए, अभी इंडिया में रिसेंटली चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनको बोलते हैं लोकली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ या फिर रीजनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो इंडिया से चीता जैसे एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि विलुप्त हो गए। कहाँ से आए? फिर साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाने पड़े थे। तो ये अभी 2022 या 23 की बात है, लेकिन इसके पहले भी तो बहुत सारे ऐसे विलुप्त हो चुके हैं। अब मेरे को सारे का तो नाम याद नहीं, आप खुद से जाकर आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक्सटिंक्ट ही हो रहा है, बहुत से तो एंडेंजर्ड हो गए हैं। सी हॉर्सेस का, कोरल रीफ्स का। अभी तो वो कोरल रीफ वाला एक तो अलग ही इफेक्ट है कि वो कोरल ब्लीचिंग का एक अलग इफेक्ट होता है, लेकिन कोरल रीफ्स भी ख़त्म हो रही, उसी से मराइन लाइफ को भी डैमेज हो रहा। ओशन पॉल्यूशन फिर एक अलग ही चीज़ है। ये सारी अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे तो पहला बात तो बहुत जंगल, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स तो विलुप्त हो ही गए, बहुत सारे बड़े बड़े जो वृक्ष है वो भी विलुप्त हो ही गए। कौन से बच रहा? बहुत सारे ऐसे बीज की स्पीशीज़ है, यानी कि मधुमक्खियों की स्पीशीज़ है जो कि ख़त्म हो जा रही है। इसके लिए कोई नहीं बोल रहा। अभी आप रिपोर्ट्स देखिए बहुत कुछ, तब आपको थोड़ा कुछ अंदाज़ा। आपने भी कुछ रिपोर्ट्स देखी बायोडाइवर्सिटी लॉस पर। इसी बायोडाइवर्सिटी लॉस से तो इकोसिस्टम में तो लॉस हो रहा। इकोसिस्टम भी बहुत तरह के हो सकते हैं, आप जाकर आप इंटरनेट में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोलकर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगला इफेक्ट यानी कि चौथा इफेक्ट, ओशन पॉल्यूशन एंड एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो सिर्फ ओशन ही क्यों, सारी वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन हो रहा, सारी वाटर बॉडीज में एसिडिफिकेशन तो हो ही रहा।
ऐसे का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि उनका कोरोसिव हो रहा है, यानी कि आपके लिए खराब होता है यार, आप उसको पी नहीं सकते, आप उसमें पी नहीं सकते, मछलियाँ उसमें रह नहीं सकती, पानी का क्वालिटी बहुत ख़राब होता है यार, यानी कि पानी ऐसा हो जा रहा है कि वो आपको ही बर्बाद कर देगा। इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये ओशन पॉल्यूशन और एसिडिफिकेशन ये सच में बहुत बड़ा दिक्कत है। अच्छा, अच्छा, पोर्टेबल वाटर के लिए आपको पैसे लगाने होंगे ना, आप रिफाइनरीज और आप प्यूरीफायर्स में आप जो पैसे लगा रहे हैं, आपको पैसे तो चाहिए, तब ना जाकर वो आपको प्यूरीफाइड वाटर आपको मिल रहा, आप वो पियेंगे, अब आपके घरों में आएंगी, सबके पीछे पैसा चाहिए, यानी कि पानी जितना गंदा होगा तो आपको उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे ना। अच्छा, अब हर कोई तो उतना एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे नहीं कर सकता, तो ज़्यादातर ऐसा हो जाएगा, जैसे जैसे पानी गंदा होगा और जैसे जैसे ये जो हम लोग पानी का प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस, ऑब्वियसली प्यूरीफाई तो करना ही पड़ेगा, गंदा नहीं पी सकते, तो ये पानी का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जैसे जैसे महंगा होते जाएगा, आप समझ पा रहे हैं अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, कि गरीब को पानी नहीं मिलेगा, सबसे पहले गरीब कट जाएंगे, फिर कट जाएगा मिडिल क्लास, फिर कट जाएगा अपर मिडिल क्लास, किसको पानी मिलेगा? बस जो पावर हेड्स है, जो टॉप के रिचेस्ट लोग हैं, उनको सिर्फ पानी मिलेगा धीरे धीरे। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, अभी ये हालत तो नहीं है, लेकिन हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अगर उसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो क्या आप एक टाइम आप वैसे हो नहीं जाओगे क्या? बेशक हो जाओ। तो ये ओशन पॉल्यूशन ऐसा है कि, अच्छा, आपको इसका लाइव एग्जांपल आपको बहुत जगह दिखता होगा, आप आसपास देखते होंगे, आपको रिवर्स में आपको पॉल्यूशन होता होगा, रिवर्स में इस तरह कचरा फैला रहता होगा, और आप और बेसिकली खासकर फेस्टिवल्स के टाइम इतना जो कूड़ा कचरा उसमें फेंका जाता है, फेस्टिवल्स का भी टाइम छोड़ दो, और एक स्टेप जाते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये जो और जो इतने बड़े बड़े जो एनर्जी सेल्स है, ये सारे, और जो यूरेनियम प्लांट्स है, ये सारे, इनका वेस्ट कहाँ जाता है? ये जो फेस्टिवल्स का है, ये तो आपको इंस्टेंटेनियस आपको दिखता है कि लोगों ने कचरा फेंक दिया तो आपको दिख गया, लेकिन जो ऑल टाइम हो रहा है, जो हर टाइम हो रहा है, जो कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है, जो परपेचुअली होता ही जा रहा है, उसका क्या? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पावर सेल्स, थर्मल फैक्ट्रीज, ये जो अपना जो कचरा फेंक रही, आप कभी उनका पिक्चर्स आप जाके एक बार देखना, फैक्ट्री सीवेज वेस्ट बोलकर, ठीक है, देखना वो किस तरह से पानी को गंदा कर रही है, और ये जो तरह पानी आप कहाँ जाएगा? ये ओशन में ही तो जाएगा। जिस नदी में गिरा वहाँ भी उसने बहुतों की जान ले ली, इंसानों की भी ली और मछलियों की भी ले ली, अगर वहाँ कछुआ होंगे तो वो भी मर जाएंगे, और भी तो बहुत कुछ। और इसके ऊपर भी पब्लिक भी पोल्यूशन दे रही, पब्लिक भी तो कूड़ा फेंकती है भाई, पब्लिक भी कूड़ा फेंक रही, पब्लिक का। और सबसे बड़ा तो इसमें दिक्कत है प्लास्टिक पोल्यूशन का। प्लास्टिक पोल्यूशन वैसे हर जगह है, लेकिन ओशन में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देता है। और अब आप कुछ रिपोर्ट्स देखिए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा, आपको समझ में आया होगा कि ये ओशन पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और वाटर एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब क्यों खतरनाक है। अब आगे चलते हैं, ग्लोबल पोल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन भी 3 तरह का होता है ना, हम 5 तरह का लेके चलते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा अपना डोमेन। ठीक है, सबसे पहला क्या? एयर, वाटर, लैंड, ये 3 तो होते ही थे। अभी आप और 2 जोड़ लो, नॉइज़ पॉल्यूशन और बेसिकली साउंड पॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग नॉइज़ कहते हैं, और एक लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक रिपोर्ट होता है, ठीक है, ये शायद एनुअली या बाइनली इसको पब्लिश किया जाता है, पोल्यूशन इंडेक्स बोलकर। ठीक है, ये सिटी वाइज भी पब्लिश होता है, ये कंट्री वाइज भी पब्लिश होता है। ठीक है, आप जाकर इसको इंटरनेट में देख सकते हैं। इसे वर्ल्ड पोल्यूशन इंडेक्स बोलकर पब्लिश किया जाता है। अच्छा, इसमें दिल्ली एनसीआर तो हमारा रीजन तो है ही,
आपको पता होगा ये टॉप में चल रहा है। इंडिया के ही 10 शहर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लिस्टिंग में टॉप 10 में आते हैं। इंडिया के ही कुछ शहर हैं, जिसमें से कि आप दिल्ली ले लो, आप नोएडा ले लो, बेंगलुरु ले लो, या फिर बेंगलोर जिसको आप बोलते हैं, कोलकाता है। ये सारे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में हैं। और बताएं, और जो वर्ल्ड की सिटीज़ कहाँ कहाँ जो मोस्ट पॉल्यूटेड जाते हैं, टेक्सास, न्यूयॉर्क। अब हम पूरा वर्ल्ड सिनेरियो और इंडिया का सिनेरियो तो वैसे तो अलग अलग होता है। इंडिया में बिल्कुल ही कुछ अलग ही चल रहा होता है दुनिया से। जब आप थोड़ा सा डीप जान जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का सिनेरियो पूरे वर्ल्ड से ही अलग है। ऐसा नहीं होता कि आप वर्ल्ड को जिस नज़रिए से देख ले रहे हो आप इंडिया को भी उसी नज़र में आप समझ लोगे, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड एक अलग फंक्शन जैसा चलता है, इंडिया एक अलग फंक्शन जैसा चलता है। हाँ, दोनों के इफ़ेक्ट्स भले सेम होते हैं, और इंडिया में तो इफ़ेक्ट्स और गंदे दिखने वाले हैं। पूरी दुनिया को मार बाद में पड़ेगी हमारे यहाँ इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, और हमारा जो साउथ अफ्रीका, बेसिकली अफ्रीका, ये कुछ एरियाज ऐसे हैं ना पूरे दुनिया के जहाँ पर मार सबसे गंदी पड़ने वाली है। इन रिपोर्ट से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अब अगला हमारा इफेक्ट हम लेते हैं कि पोलर आइस कैप मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज। ठीक है, अच्छा, ये जो पोलर हैं जो कि पूरे साल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ये वहाँ पर बर्फ़ रहता है, उन्हें हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट जैसे आपको रशिया में बहुत जगह मिलेगा, ग्रीनलैंड में मिलेगा, एंटार्क्टिक में मिलेगा, आर्कटिक में मिलेगा। आप ये सब इंटरनेट में देख सकते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, पोलर आइस कैप्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पोलर आइस कैप का मेल्टिंग एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, एक तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि अभी दिक्कत दे रहा है, और फिर एक और बनता है मीथेन। ठीक है, ये दोनों को ट्रैप करे रखता है परमाफ्रॉस्ट और पोलर आइस कैप्स। ठीक है, जाएंगे और उसमें से जब वो छूटेगा ग्रीन हाउस गैसेस, तब होगा असली तबाही। तो ये अभी शायद अभी कुछ सालों में ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी हम 2025 में हैं, 2030 या फिर उसके पहले ही अगर ऐसा हो जाए और ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस अगर छूट गए, तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पता ही होगा क्या होता है। और आपको ये अच्छा देखिए, आप तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा भी क्या ही है, तो ये जो वीनस जो ग्रह है ना, ये इसलिए गर्म नहीं है क्योंकि वो सूरज के नज़दीक है, ये इसलिए गर्म है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है। सी लेवल पिछले कुछ सालों में बहुत राइज कर चुका है। आप ये भी अगर आप इंटरनेट से आपको ये रिपोर्ट निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, सकती है। तो इसलिए जैसा ये चैनल है, जैसा इस चैनल का मोटिव है, और जैसा अभी चाहिए इस दुनिया में कि एक क्या बोलते हैं, एक यूथ वेव उठे क्लाइमेट एक्शन के लिए। और क्लाइमेट एक्शन के लिए आपको इतना कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ जानकर आप चल गए प्रोटेस्ट करने। वो सॉफ्ट रेबेलियन होता है। ठीक है, उसे हम इस चैनल में सॉफ्ट रेबेलियन कहेंगे। बहुत सॉफ्ट होता है, उसे कोई भी ऐसे पढ़ के उसको कोई स्विच कर सकता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो रैलीज प्रोटेस्ट 2 दिन चलेंगे, हार्डली 1 हफ्ता चलेगा, फिर उसका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जो ये नॉलेज आप ले लोगे, आप सारी चीज़ें समझोगे, आप बैकग्राउंड प्ले समझोगे, आप ये समझोगे कि कहाँ गवर्नमेंट ने खाली स्थान छोड़े हैं, कहाँ ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको लूटा है, कहाँ जो पावर हेड्स है उन्होंने आपको अंधा बनाया है। और ये सारा कुछ करके एक्चुअली तो दोषी वो लोग हुए, लेकिन ये सारा कुछ एक्चुअली करके भुगतान आपको देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ चाहिए यूथ यूनिटी और यूथ स्ट्रेंथ। दैट्स ऑल।